ड्रासा नाम की एक लड़की से, जो इस वक्त एक अंधेरी और सुनसान गुफा में छुपी हुई है। ड्रासा एक डेडली स्नाइपर और कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो अपने अगले टारगेट के इंतजार में है। कुछ ही देर में कई किलोमीटर दूर एक प्लेन लैंड करता है। जैसे ही प्लेन से एक शख्स बाहर निकलता है, ड्रासा अपनी स्नाइपर से टारगेट पर नजरें गड़ा लेती है और फिर एक ही शॉट और टारगेट हिट। तो कहानी अब शिफ्ट होती है और हमसे मिलवाती है इस फिल्म के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई से। लेवाई की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उसे अक्सर भयानक सपने सताते हैं और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है। जब ये बुरे सपने हद से ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो लेवाई अपने घर से बाहर निकल आता है। ठंडी हवा, शांत रात और समंदर की लहरें, यही उसकी असली सुकून की जगह है। कविता लिखना उसकी एकमात्र राहत बन जाता है। समंदर किनारे अपने ख्यालों में खोए लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि उसे जल्द से जल्द कैंप पेंडलटन पहुंचना है, जो कि एक मरीन कॉर्प्स बेस है। बिना वक्त गवाए लेवाई बेस पर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक सख्त मिजाज और प्रोफेशनल लेडी से, जिसका नाम बार्थो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्थो को एक जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला कोई है? लेवाई शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा कोई नहीं है। दूसरी ओर ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है, जहाँ उसका पिता पहले से ही मौजूद होता है। ड्रासा के बारे में एक और कड़वा सच सामने आता है। जब वो किसी को अपनी स्नाइपर राइफल से मारती है तो उस बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है, लेकिन वो उन बुलेट कवर को अपने पिता को सौंप देती है, शायद इसलिए कि उसका मन हल्का हो जाए। यहीं पर हमें पता चलता है कि ड्रासा के हाथों अब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी है। ड्रासा अपने पिता को बताती है, मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन उसके पिता का जवाब सुनकर मानो ड्रासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गहरी आवाज में कहते हैं, कैंसर ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इन शब्दों को सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है और हम देखते हैं लेवाई को, जो एक प्लेन के जरिए अपने नए मिशन की तरफ रवाना हो चुका है। लेकिन अब तक लेवाई को ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है और उसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। तभी एक सोल्जर उसकी ओर बढ़ता है। सोल्जर कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो। ये सब तुमको तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, यानी 1 साल बाद। इसके बाद सोल्जर एक और अहम जानकारी देता है, अब तुम्हारे प्लेन के उतरने का वक्त आ चुका है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर की दूरी नॉर्थ की तरफ पैदल तय करनी होगी। लेवाई के चेहरे पर अब भी एक अजीब सी बेचैनी है। वो आखिरकार पूछ ही लेता है, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? इस पर सोल्जर बिना कोई झिझक जवाब देता है, मैं इसके आंसर देने के लिए ऑथोराइज नहीं हूँ। प्लेन के दरवाजे खुलते हैं और पैराशूट को कसकर पकड़ते हुए लेवाई सेफली लैंडिंग करता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे खुद तय करनी है। 2 दिन की थकावट और असहनीय चुनौतियों के बाद लेवाई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। सामने एक रहस्यमय इलाका फैला हुआ है, जहां सन्नाटा भी जैसे कोई राज समेटे हुए है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम जेडी है। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की ओर ले जाता है, जो ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ की निगरानी के लिए बनाया गया है। चलते चलते जेडी कहता है, यही वो जगह है जहाँ तुम्हें पूरे 1 साल तक काम करना है। मेरा वक्त यहाँ खत्म हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। लेवाई चारों ओर देखता है। वीरान और सन्नाटे में डूबी ये जगह किसी रहस्यमय किस्से का हिस्सा लगती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर यहाँ मेरा काम क्या है? ये सवाल आखिरकार उसके होठों से भी निकल जाता है। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इस जगह को गॉर्ज कहा जाता है, एक खाई जो इतनी गहरी और डरावनी है कि उसकी थाह तक कोई नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, इस खाई की निगरानी करना। फिर वो कुछ सख्त नियम बताने लगता है। तुम महीने में सिर्फ एक बार ही किसी से संपर्क कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बाहरी दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसका ठीक सामने ईस्ट टावर है। वहाँ भी एक गार्ड तैनात है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी संपर्क सख्त मना है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। यहाँ एक ऑटोमेटिक गन तैनात है, जिसे रोजाना चेक और रिलोड करना जरूरी है। अगर कभी माइंस ब्लास्ट हो जाए तो उन्हें भी ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लिवी हर नियम को गौर से सुनता है, लेकिन उसके सवाल अब भी कायम है। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिससे इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है? तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है, उसे गहरे खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही गॉर्ज की गहराइयों
सीढ़ियों में धमाका करता है। वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी थी। जेडी लीवी की तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो ये उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम होलो मैन कहते हैं। ये जीव गॉर्ज के भीतर छुपे रहते हैं और इन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने देना है। जेडी बोलता है, जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ठीक वैसे ही है जैसे मुझसे पहले वालों को बताया गया था और उससे पहले भी यही बातें दोहराई जाती रही। लेकिन सच बताओ तो अब तक किसी को भी नहीं पता कि इस गॉर्ज में असल में क्या छुपा है। जेडी उसे आगे कहता है, 1940 में 3 एंटायर बटालियंस को यहाँ भेजा गया था। आज तक उन 2400 आर्मी में से कोई भी वापस नहीं लौटा। जेडी अपने आखिरी शब्दों के साथ लिवाई को अलविदा कहता है। कुछ ही देर में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगता है। हेलीकॉप्टर में तैनात एक सोल्जर जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। कंफर्म करने के बाद जेडी को शूट करके नीचे फेंक दिया। अब एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो इस जगह आता है वो यहाँ से कभी लौट नहीं पाता। ये जगह इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि यहाँ तैनात हर शख्स की मौत पहले ही तय हो जाती है। लिवाई अब जेडी द्वारा बताए गए काम को करने में लग जाता है। वो ऑटोमेटिक गन को रीलोड करता है और आसपास के इलाके का जायजा लेता है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और इस तरह एक महीना खत्म हो जाता है। इसके बाद लीवाई हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और अपना अपडेट देता है। उसकी आवाज में हल्की थकान झलक रही होती है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा होता है। जब वो अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स होते हैं। ये उन सभी लोगों के अनुभव थे जो उससे पहले वेस्ट टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलो मैन के खतरों का जिक्र किया गया था। इसी दौरान लीवाई अपने टेलीस्कोप से दूर स्थित ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा ही होती है। उसकी खूबसूरती देखते ही लीवाई की नजरें ठहर जाती है, लेकिन लीवाई उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, ईस्ट टावर पर तैनात व्यक्ति से किसी भी हाल में संपर्क नहीं करना है। लीवाई वेस्ट टावर में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। ईस्ट टावर में ड्रासा को भी अब लीवाई के बारे में पता चल चुका होता है। उसी दिन ड्रासा का जन्मदिन होता है। अकेलेपन में घिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लीवाई से बात करने की कोशिश करती है। ड्रासा पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लीवाई को मिशन के सख्त नियमों की याद आती है और वो संयम रखते हुए कहता है, हमें संपर्क करना या बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। इस पर लीवाई भी ज्यादा न सोचते हुए अपना नाम बता देता है, मैं लीवाई हूँ। अब लीवाई को पता चलता है कि ड्रासा सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। ड्रासा और लीवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन तभी एक खतरा सामने आ जाता है। ड्रासा की नजर अचानक गॉर्ज की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रीचर यानी होलो मैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। वो तुरंत लीवाई को अलर्ट करती है, नीचे देखो कुछ आ रहा है। लीवाई जैसे ही नीचे देखता है उसकी आंखें चौंक जाती है। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों होलो मैन ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त गवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रीचर्स को शूट करने लगता है, लेकिन क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि लीवाई उन्हें अकेले संभाल नहीं पाता। ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। दोनों अपनी अपनी तरफ से क्रिएचर्स को मारने की कोशिश करते हैं। ड्रासा की तरफ भी एक झुंड चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिम्मत और होशियारी से काम लेते हुए उन्हें मार गिराती है। लीवाई और ड्रासा दोनों को एहसास हो जाता है कि इस खतरनाक जगह में अगर जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। अगले दिन सुबह सुबह जब लीवाई टावर के आसपास लगे माइंस को ठीक कर रहा होता है, तभी अचानक गॉर्ज के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड तक लीवाई की तरफ देखता है, मानो उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। ड्रोन के इस अजीब व्यवहार को देखकर लीवाई हैरान रह जाता है। ईस्ट टावर से ड्रासा भी इस ड्रोन पर नजर रख रही होती है। दोनों को ये ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था इसका कोई अंदाजा नहीं होता। समय बीतता है, महीने गुजर जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका होता है। वेस्ट टावर में लीवाई अकेलापन महसूस करने लगता है। दिन रात एक जैसे लगने लगे थे और वही नियमित रूटीन उसकी बोरियत को और बढ़ा रहे थे। इसी बीच लीवाई के मन में एक ख्याल आता है, क्यों न मैं ड्रासा से मिलूं। लीवाई एक प्लान बनाता है। वो आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के जरिए ईस्ट टावर तक पहुँचने का जुगाड़ कर लेता है। वो अगले ही दिन आरपीजी का इस्तेमाल करके एक मजबूत रस्सी को ड्रासा की तरफ फेंकता है। ड्रासा जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही होती है टावर के बाहर आती है। वो रस्सी को मजबूत से कसकर बांध देती है ताकि लीवाई सुरक्षित तरीके से ईस्ट टावर तक पहुंच सके। बिना देर किए लीवाई रस्सी के सहारे
वेस्ट टावर से ईस्ट टावर की ओर बढ़ने लगता है। उसकी हर हरकत को ड्रासा गौर से देख रही होती है। ड्रासा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो खुश थी कि लीवाई ने उससे मिलने का फैसला किया। जैसे ही लीवाई ईस्ट टावर में पहुंचता है, ड्रासा उसके सामने खड़ी हो जाती है। गले लगाने या बात करने से पहले ड्रासा मुस्कुराते हुए कहती है, पहले नहा लो, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। लीवाई को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो कुछ कहता नहीं, बस सिर हिलाकर मान जाता है। ड्रासा अपने सीसीटीवी कैमरा के जरिए लीवाई को देख रही होती है, जो टावर में लगे शॉवर में नहा रहा होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है, मानो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो रही हो। इसके बाद लीवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा लीवाई से पूछती है, अब तक का तुम्हारा सबसे लंबा शॉट कौन सा था? इस पर लीवाई गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने अब तक का सबसे लंबा शॉट 3240 मीटर की दूरी से लिया था। एक आदमी को निशाना बनाया था। मैं पहले मरीन कॉर्प्स में था। इसके बाद ड्रासा भी अपने बीते हुए कल के बारे में बात करने लगती है। वो अपने पिता का जिक्र करती है, जिनका अब तक डेथ हो चुका होगा। लीवाई ड्रासा से सवाल करता है, आखिर ये जगह है क्या? ड्रासा उसे सीधा जवाब देने के बजाय कहती है, ज्यादा मत सोचो, बस अपने काम से काम रखो। रात होते ही माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। ड्रासा और लीवाई ने एक सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगता है। दोनों संगीत की धुन पर डांस करने लगते हैं। उनकी हंसी और मस्ती हवा में घुल जाती है। इसी डांस के दौरान वे करीब आने लगते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है और दिलों में एक अजीब सा एहसास, वो एहसास जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। डांस खत्म होने के बाद लीवाई ड्रासा की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तभी मैं तुम्हें वो कविता दूंगा। अगले दिन लीवाई को वापस अपने वेस्ट टावर लौटना था। वो ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वेस्ट टावर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ड्रासा भी उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सारा माहौल बदल जाता है। गॉड से एक बार फिर भयानक मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। ये वही होलो मैन थे जिनका सिर्फ नाम सुनकर ही दिल दहल जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर वेस्ट टावर की ओर चढ़ने लगे, टावर के चारों ओर बिछी माइंस एक्टिव हो गई। एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। इन एक्सप्लोजन की वजह से लीवाई की रस्सी भी बीच में ही कट जाती है। वो हवा में लड़खड़ाते हुए गॉड की तरफ गिरने लगता है। ड्रासा ये नजारा देखकर सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लीवाई की जान बचाने के लिए ड्रासा को अब कोई और रास्ता नहीं दिखता। बिना किसी और बात की परवाह किए वो जल्दी से अपने हथियार उठाती है। ड्रासा ने पैराशूट पहना और बिना एक पल भी गवाए वो गॉड की तरफ एक साहसी छलांग लगा देती है।